हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संकुलन पढ़ा था, अणुओं का संकुलन कैसे क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था द्विविमीय संकुलन और त्रिविमीय संकुलन। आज हम लोग शुरुआत करते हैं खटकोणीय समवृत्त संकुलन। खटकोणीय समवृत्त खटकोणीय समवृत्त संकुलन। खटकोणीय समवृत्त संकुलन। आज हम लोग खटकोणीय समवृत्त संकुलन के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कि खटकोणीय समवृत्त संकुलन होता क्या है। इसमें होता क्या है बेटा कि अणुओं की तीन परतों को हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और इस प्रकार से रखते हैं कि सभी अणु एक दूसरे के टच में होते हैं। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसे हम कहते हैं खटकोणीय समवृत्त संकुलन कहते हैं। खटकोणीय समवृत्त संकुलन को अगर हम बनाएं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। सपोज दैट अपने पास ये कोई परमाणु है, इससे सटा हुआ कोई दूसरा परमाणु है, यहाँ पे बेटा और कोई है। ये एक परत हम लोग परमाणुओं की बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे पास परमाणुओं की परतें जो हैं आ जाती हैं। ठीक, ये हो गई हमारी परत ए। अब इसी के ऊपर हमें दूसरी परत रखनी है और इसी के ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे तो इसी के बीच में रखेंगे। तो एक परमाणु यहाँ पे हो जाएगा और एक परमाणु यहाँ पे हो जाएगा और एक परमाणु यहाँ पे हो जाएगा। ये सॉरी ये ऊपर की तरफ होगा बेटा। ये कोई अपने पास दो परमाणु हैं इस प्रकार से और एक यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी परत बी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके ऊपर अपनी तीसरी परत पुनः रखते हैं तो वो परत हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी और हम परतों को कुछ इस तरह से सुनियोजित करते जाते हैं तो ये परत हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से जो संकुलन तैयार होगा, इस संकुलन को हम बोलते हैं खटकोणीय समवृत्त संकुलन। कारण क्या है? कारण यह है कि इस संकुलन में प्रत्येक परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक इसी प्रकार से क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है जिसे हम लोग घनीय समवृत्त संकुलन कहते हैं। अगला आता है अपने पास घनीय समवृत्त संकुलन। घनीय समवृत्त संकुलन ठीक इसी प्रकार से होता है। उसमें क्या करते हैं, जब तीसरी परत को दूसरी परत के बीच में या दूसरी परत के ऊपर रखा जाता है तो इस प्रकार की जो संकुलन होती है उस संकुलन को हम क्या कहते हैं? घनीय समवृत्त संकुलन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि जब दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखा जाता है तो अणुओं की दूसरी परत को पहली परत के ठीक ऊपर रखा जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं? खटकोणीय समवृत्त संकुलन। अगर घनीय समवृत्त संकुलन की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा कि जब हम परमाणुओं के तीसरी परत को दूसरी परत के ठीक ऊपर सुनियोजित करते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न संकुलन को घनीय समवृत्त संकुलन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बना लीजिए इसको आप लोग और यहाँ पे लिख लीजिएगा घनीय समवृत्त संकुलन और खटकोणीय समवृत्त संकुलन का जो समन्वय संख्या होती है बेटा वो 12 होती है। हम यानी कह सकते हैं खटकोणीय और घनीय समवृत्त संकुलन में
परमाणुओं में परमाणुओं की समन्वय संख्या समन्वय संख्या 12 होती। कितनी होती है? 12। क्लियर है यहां तक? किसी कोई दिक्कत? नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समन्वय संख्या तथा त्रिज्या अनुपात। अब हम लोग बात करते हैं बेटा समन्वय संख्या तथा त्रिज्या अनुपात। समन्वय संख्या एवं त्रिज्यानुपात। समन्वय संख्या एवं त्रिज्या अनुपात। क्लियर है? हम जरा ये देखते हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है और त्रिज्या अनुपात क्या होता है। समन्वय संख्या क्या है? किसी आयनिक ठोस में उपस्थित किसी आयन विशेष के संपर्क में स्थित परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। अगर हम बेटा समन्वय संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित, शायद एक बार बताया जा चुका है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी आयन विशेष के चारों तरफ उपस्थित परमाणुओं की संख्या आयनों अथवा अणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? और त्रिज्यानुपात क्या है? किसी त्रिज्यानुपात इसे हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। त्रिज्यानुपात क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाती है।
कहलाती है, त्रिज्या अनुपात कहलाती है। अच्छा, इसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? स्मॉल r मतलब त्रिज्या, और यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? धनायन की त्रिज्या, अनुपात यानी बटे r माइनस, इसका क्या मतलब हो गया? ऋणायन की त्रिज्या। और ये किसके बराबर होगी? त्रिज्या अनुपात के। किसके बराबर होगी? त्रिज्या अनुपात के। त्रिज्या अनुपात। क्लियर है यहाँ तक? नोट करिए इसको आप लोग। हो गया? चलो, अब जरा हम लोग ये देखते हैं बेटा कि त्रिज्या अनुपात कितना होना चाहिए और कितने से कितने तक अष्टफलकीय होगा तो स्थिर होगा या अस्थिर होगा। जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी व्यवस्था कैसी होगी। देखो, अगर जो त्रिज्या अनुपात है यानी r1 r प्लस अपॉन r माइनस, r प्लस अपॉन r माइनस, अगर ये 0.414 के इक्वल है, r प्लस अपॉन r माइनस अगर ये 0.414 के इक्वल है तो इसकी समन्वय संख्या होगी 6। तो इस व्यवस्था की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। समन्वय संख्या 6 होगी। और अगर समन्वय संख्या 6 है और धनायन और ऋणायन का अनुपात 0.414 के बराबर है तो हम उसे कहते हैं स्थिर। उस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर व्यवस्था। स्थिर व्यवस्था। स्थिर व्यवस्था। उस पूरी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? स्थिर व्यवस्था। मतलब उसमें एक धनायन होगा जिसकी त्रिज्या बहुत छोटी होगी, इस धनायन से सटे हुए बहुत सारे ऋणायन होंगे जिनकी त्रिज्या जो है बड़ी होती है। क्लियर है? तो ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था हो जाएगी? एकदम स्थिर व्यवस्था। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो कितना है? 0.414। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस धनायन की त्रिज्या का अनुपात यानी r प्लस अपॉन r माइनस, इसका अनुपात अगर 0.414 से छोटा है, 0.414 से छोटा है तो हम इसे कहते हैं स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? स्थिर चतुष्फलकीय। स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था, इसे क्या बोलते हैं? स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था। कब? जब r1 अपॉन r प्लस अपॉन r माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं बेटा। अगर r प्लस अपॉन r माइनस इज लेस देन 0.414 से अगर छोटा है उसका त्रिज्या अनुपात तो हम उसे कहते हैं स्थिर चतुष्फलकीय व्यवस्था। और इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। अच्छा, तीसरी व्यवस्था क्या है? अगर r प्लस अपॉन r माइनस इज ग्रेटर देन 0.414, अगर किसी क्रिस्टल जालक में जो आयन उपस्थित हैं, सपोज दैट उनकी जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.414 से अगर बड़ा आ जाता है तो हम इसे कहते हैं इस अस्थिर व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? अस्थिर व्यवस्था। इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थिर व्यवस्था। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? अगर इसकी समन्वय संख्या की बात करें तो इसकी समन्वय संख्या होती है 8। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है।
क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं ठोसों में उपस्थित अपूर्णता, या हम लोग कहते हैं ठोसों में उपस्थित दोष। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता, या इसी को हम लोग कहते हैं दोष। ठोसों में अपूर्णता, या इसी को हम लोग कहते हैं दोष। सबसे पहले ये जानते हैं कि ठोसों में अपूर्णता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो ठोसों में अपूर्णता का अर्थ ये होता है बेटा, जैसे सपोज दैट अपने पास कोई एक क्रिस्टल जालक है, मान लो अपने पास नमक का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड दो आयनों से मिलकर के बनता है, एक धनावेशित आयन होते हैं और एक ऋणावेशित आयन होते हैं। अगर उस क्रिस्टल जालक में मान लेते हैं कि धनावेशित आयन निकल के बाहर चला जाए, या ऋणावेशित आयन निकल के बाहर चला जाए, या ऐसा आयन वह आयन उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्तियों में प्रविष्ट हो जाए, तो इस प्रकार से उस क्रिस्टल जालक में एक दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ठोसों में अपूर्णता अथवा दोष। क्लियर है। तो क्रिस्टल जालक में जो दोष उत्पन्न होता है, यानी क्रिस्टल जालक के पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी विचलन ठोसों की अपूर्णता अथवा दोष को प्रदर्शित करता है। यानी हम कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में उपस्थित उसकी क्रमिक व्यवस्था, में उत्पन्न विचलन ठोसों में अपूर्णता अथवा दोष को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहाँ तक। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। नंबर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता, और दूसरा है परमाणविक अपूर्णता। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता और दूसरा क्या होता है, परमाणविक अपूर्णता। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता क्या होती है और परमाणविक अपूर्णता क्या होती है।